सामाजिक काम करते जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर करते थे, काशीराम जी करते थे, ये वो काम यही चीज़ तो समझाने की सिख ईसाई वगैरह सब गए थे। उन्होंने मतलब परिवर्तन किया, कितना डेवलप किया है और आपके स्वास्थ्य बढ़ेगा। हम सब जानते हैं एमसीडी का चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव 25 के लिए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने वाले दिल्ली में। अब दिल्ली में नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मैं बैठा हूँ तिलकनगर विधानसभा के अंदर। आज है 16 तारीख। 14 तारीख को नॉमिनेशन तमाम जितने भी पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे जिनको टिकट मिली थी, 14 तारीख को सभी ने नॉमिनेशन भर लिया और 17 तारीख से धुआंधार बैटिंग शुरू हो जाएगी प्रचार की। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में जाएगा, अपने जो भी कार्यकर्ता होते हैं या जो वोटर्स होते हैं उनको समझाने की कोशिश करेगा कि आप हमारी पार्टी को वोट करें, फलानी पार्टी को वोट ना करें। लेकिन आपको खुद तय करना है कि आपको किसको वोट करना है और किसको नहीं करना। अपने क्षेत्र के सबसे बढ़िया प्रत्याशी को वोट करें, जो आपके काम आए, जो समानता की बात करे, जो भारत की बात करे। मैंने शब्द बोला भारत की बात करे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एडवोकेट रजनी बोध जी, जो सामाजिक कार्यों में लगी रहती है। जिस भी SC/ST के ऊपर एट्रोसिटी होती है उनके साथ खड़ी होती है, किसी को परेशान है तो उनको लीगल एडवाइस करती है, कानूनी सलाह भी देती है। और ये जिला प्रभारी है राजौरी गार्डन से BSP की, और सामाजिक काम करते जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर करते थे, काशीराम जी करते थे, ये वो काम करती है। चुनाव इन्होंने आज तक लड़ा नहीं है। इनका मानना ये है कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की और काशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाना। तो इन्हीं से बात करते हैं। मैडम, आप क्यों विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं? पहले नाम बताए। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम एडवोकेट रजनी बोध है और मैं इधर तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र में रहती हूँ। जनकपुरी जो ईस्ट एरिया है वो मेरा रिहायशी एरिया है। महावीर नगर मेरी कॉलोनी है, महावीर नगर। और मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में जोन प्रभारी हूँ, जिला प्रभारी हूँ। सर मैं बसपा में मेरे को कम से कम 5-6 साल के आसपास हो गया है। विचारधारा तो हमारे जन्म से ही है, पर लेकिन जिम्मेदारी की अगर मैं बात करूँ तो मैं 5-6 साल से जिम्मेदारी पर हूँ। माननीय बहन जी के द्वारा जो जिम्मेदारी मुझको दी जाती है, पूरी वेस्ट दिल्ली पर भी कोऑर्डिनेटर रही हूँ और इधर विधानसभा जिला राजौरी गार्डन पर मेरे को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है माननीय बहन जी द्वारा। तो अपनी बताई हुए उनकी जिम्मेदारी जो हमारे लिए बताई है, उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए यथावत हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, अपने समाज को जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, ये बताया आपने BSP पार्टी क्यों चुने, बहुजन समाज पार्टी को क्यों चुना? और भी अच्छी पार्टी है। देखिए क्या क्या मिलेगा? बिल्कुल बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया कि हमने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चुना। पार्टियां तो और भी हैं देश के अंदर, काम वो भी कर रही हैं, लेकिन हमने बहुजन समाज पार्टी को चुनने का जो मेन मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी भारत देश के अंदर ऐसी पार्टी है जो कि देश के अंदर दबे कुचले लोग, गरीब मजलूम लोग और दलित पीड़ित लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हों, सर्व समाज के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, दबे कुचले दबे कुचले का मतलब वो एक तरह से उनकी आवाज को कोई बुलंदी नहीं देता, उनकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं होता। आपका कहने का मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर उनके साथ कोई एट्रोसिटी होती है, अत्याचार होता है, तो कानून नहीं सुनता, वकील नहीं सुनते। कहने का मतलब ये है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब साफ साफ यही है कि भाई जो गरीब लोग होते हैं और जो सीट्स पर जो नेता बैठे होते हैं, उन्हें वो जो गरीब लोग होते हैं, दलित कमजोर लोग होते हैं, वो लोग उनको नजर ही नहीं आते। उनकी पीड़ा उनको पीड़ा ही नजर नहीं आती। उनको लगता है ये लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे ही रहेंगे और इनको तो ये सब कुछ झेलना है। ये इनके लिए ये बनी हुई ये चीज़। तो बस उसी चीज़ को ही बाबा साहब के जो बनाया हुआ रास्ता है, बाबा साहब ने जिस तरीके से संघर्ष किया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से दबे कुचले समाज को, दलित पीड़ित समाज को उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनकी लोगों की भावनाओं के साथ ही जो सवर्ण समाज में बैठे हुए लोग हैं, किस तरीके से इग्नोर करने का काम करते थे। उनकी बिल्कुल कोई किसी तरह आपने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ तो नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल मैंने बाबा साहब को पढ़ा। बात आप जिस तरह से कर रहे हो मुझे ऐसे लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने।
मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, तभी तो हमें समझ में आया कि आखिरकार बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के बल पर ही आज हम शायद बोल पा रहे हैं। उनके संघर्ष के बल पर ही आज हम इतने शिक्षित हो पाए हैं। आज संघर्ष के बल पर ही आज हम उन सवर्णों को मुंह तोड़ जवाब देने लायक बन पाए हैं। ये सब बाबा साहब की वजह से ही हो पाई। और जो लोग हैं ये क्यों नहीं करते? देखो, धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आ रहा है। बाबा साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने और माता सावित्रीबाई फुले जी ने जो रास्ता हमको, शिक्षा का जो रास्ता उन्होंने हमको दिया, वो रास्ता हमारे लिए एक तरह से हमें जो जमीन पर जो बिल्कुल जमीन पे थे, वो आज हमें शीर्ष पे पहुंचाने का उन्होंने काम किया। आज उन्हीं के इस माध्यम को अपना करके या युवकों को बनाए हुए उस रास्ते पर चल करके आज हमारे लोग इतने काबिल हो चुके हैं कि आज हमारे समाज के लोग हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने उस शिक्षा के महत्व को जान लिया। तो अभी दिल्ली में इलेक्शन हो चुके हैं, एमसीडी चुनाव 2022 4 दिसंबर को वोटिंग भी है, और आप भी राजौरी गार्डन से जिला प्रभारी भी हो और अपनी टीम को जो जिनको टिकट मिली है उनको भी हैंडल कर रहे हो, देख रहे हो, उनको एक रास्ता बता रहे हो कि आपको ऐसे लड़ना, ऐसे नहीं लड़ना, तो फिर आप कैसे निकालोगे उनकी सीट? देखिए, जैसा आपने कहा कि एमसीडी के चुनाव आ गए हैं, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव आ गए हैं। 4 दिसंबर को वोटिंग हो जानी है और 7 दिसंबर को रिजल्ट आ जाना है, ठीक है ना। और ठीक ऐसे ही इस दिल्ली एमसीडी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा है, जो कि 250 सीटें हैं यहाँ पर। 250 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए हैं। और हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी का, तो मूल जो मकसद है समानता। कैसे समानता? ऐसे यहाँ पे तो डाइवर्सिटी है ना, हिंदू और मुस्लिम को दो ही कैटेगरी। यही चीज तो समझाने की कोशिश, सिख ईसाई वगैरह सब है। बिल्कुल यही चीज बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों को, उन लोगों को समझाने का काम करती है जो लोग इन सारी चीज़ों से भ्रमित हो चुके हैं। लोगों ने जिनके दिमागों को डाइवर्ट करने का काम किया है, तो बहुजन समाज पार्टी उनको ये बताने का काम करती है कैसे हमें एकजुट होकर के, किस तरीके से जो मनुवादी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मनुवादी लोग सवर्ण समाज में ही होंगे, मनुवादी लोग हमारे समाज में भी होंगे। मनुवादी लोगों से मतलब है कि मनुवादी का क्या मतलब? मनुवादी का मतलब सीधा सा जो पाखंड को और ऐसे कुछ रास्तों को जो अपनाते हैं जिनसे कि मानवता खत्म हो जाए। मैंने तो ये सुना है कि जो लोगों को बांटने का काम करते हैं मनुवादी। हाँ, मनुवादी का मतलब यही है कि जो पाखंड को और जो वर्ण व्यवस्था को जो मानवता के विरुद्ध काम करता है, वो मनुवादी कहलाता है। जो मानवता के हित की बात नहीं करता, मानवता को सर्वोच्च नहीं रखता अपने विचारों में, तो वो मनुवादी है। वो जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण समाज का ही हो, वो हमारे समाज के भी हो सकते हैं। हमारे समाज में भी ऐसे मनुवादी लोग हैं जो समाज को अपना समाज नहीं समझते, उनके साथ दुख तकलीफ में खड़ा होना नहीं चाहते, तो वो मनुवादी ही हैं। क्यों? मनु का मतलब है कि दबे कुचले लोगों को दबा के रखना, कुचल के रखना। जैसे कि अगर हम नारी की बात करें, तो मनु व्यवस्था में नारी का तो सम्मान ही नहीं था। नारी को तो हर पग पे उसको कुचला गया। तो बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ। तो वो जो मनुवाद का मतलब, जो मनुस्मृति में जो सारा सिस्टम जो लिखा हुआ था, वो सिस्टम इतना खराब था, इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि ये मनुस्मृति को हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देश को एक अच्छा देश सोचने वाली बात तो ये भी ना, बाबा साहब अम्बेडकर के पास 30,000 किताबें थी, एक ही किताब को जला दिया उन्होंने। यही तो ये मनुवादी लोगों की सोच है। वो चाहते हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं वो दबे कुचले ही रहें, वो उभर के ना आए, वो हमसे सवाल जवाब ना करें, हमारे बराबरी में ना बैठें। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे संविधान को, ऐसे ग्रंथ को ही हटा दो जिसकी वजह से वो राइट उनको जो मिले हो, जिसकी वजह से उनको वो मजबूती मिली है, वो खत्म हो जाए। पर लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बाबा साहब ने वो संविधान हम लोगों के लिए लिख के दिया है, पूरे भारत देश के लिए, पूरी सिस्टम को बनाने का वो जो एक ग्रंथ बना करके हमको दिया है, वो ग्रंथ कोई ऐसे ही नहीं खत्म हो जाएगा। ये ग्रंथ ऐसे खत्म होने वाला नहीं है, ये भूल है उनकी। वो सपने हर कोई दुनिया देखती है कि भाई इसको खत्म करना है, अब जो देखते रहो। एमसीडी का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें तो ज्यादातर लोग हिंदू मुस्लिम में करते, तो उनको हिंदू वोट को देखो, मुस्लिम वोट तो बसपा को वोट देता ही देता है, उनके तो पता है सारी बातें। हिंदू वोट को आप कन्वर्ट कैसे करें? देखिए, जो वर्तमान में सरकार है
वो हिंदुत्व पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई हिंदू, Pattern हाँ पर। हाँ, कि भाई हमें मंदिर बनवा देते हैं लोग मूर्ति पूजा। मैं तो ये कहना चाहती हूँ हिंदू भाई बहनों से कि भाई ठीक है, आप हिंदू हो, वो ना कहेंगे तब भी आप हिंदू हो। जरूरी नहीं कि उनके कहने से ही आप हिंदू हो जाओगे, आप हिंदू हो। हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई ठप्पा लग गया कि फलानी पार्टी ने हमको बोला है या फलाने नेता ने हमको बोला है तब हम हिंदू होंगे। नहीं, आप जिस विचारधारा को मान रहे हो, जिस सिस्टम को, संस्कृति को आप मान रहे हो, उस संस्कृति के अकॉर्डिंग आप हिंदू हो, मानिए। सबसे बड़ी बात चीज आती है कि भाई हमारे भविष्य, यानी कि हमारे बच्चों के लिए क्या किया उन्होंने। केवल हिंदुत्व से हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारे बच्चों की नौकरी कैसे लगेगी या नहीं लगेगी, शिक्षा का क्या सिस्टम उन्होंने सुधारा नहीं सुधारा, उन्होंने जो जो पुराने टाइम के जो सिस्टम जो चले आ रहे थे, नौकरियों के हुए और बुजुर्गों के उनको उभारने के पेंशन वगैरह हुई, इन चीज़ों में कितना उन्होंने मतलब परिवर्तन किया, कितना डेवलप किया है, और आपके स्वास्थ्य सेवाएं उसमें कितना डेवलप किया है, कितनी अच्छी अच्छी वो वैरायटी उसमें लेके आए हैं या नहीं लाए हैं। और ये और देश के अंदर आप देख रहे हो किस तरीके की महंगाई आसमान छू रही है। 1200 का सिलेंडर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बीजेपी ने लोगों को लुभाया कि भाई तुम्हें फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। अब भाई अब उनको जिनको फ्री सिलेंडर दिया जा करके उनसे पूछ लो कि भैया ये फ्री सिलेंडर है कि कितने का। अब उनको 1200 रुपये का सिलेंडर भर रहा है। जिन बंदों की 200 रुपये की और 400 रुपये की आमदनी का सोर्स है पर डे का, वो भैया 1200 रुपये का सिलेंडर कैसे भरवाएगा। उनको झूठ बोल के सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन भरवाएगा कौन। तो वो एक तरह से एक लोगों को लुभाने का, वोटर बनाने का एक वो था। लेकिन अब जनता इस बात को समझ चुकी है, उन्हें समझ में आ चुका है कि किस तरीके से ये जैसा अब केजरीवाल की भी फिलॉसफी पूरी फेल है। लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमको फ्री का आइटम दे के किस तरीके से हमें ये हमारे बच्चों के भविष्य के जो पूंजी है, जो गवर्नमेंट से पूंजी जो निर्धारित होती है, उस पूंजी के साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर रहा है। ये चीज़ हमारी समाज को, हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, उनको सबको समझ में आ चुकी है। लोगों को शुरू में तो बहुत अच्छा लगा था, करे सब कुछ फ्री मिल रहा है, आना फ्री और जाना फ्री और खाना फ्री। पर लेकिन आज पता चल रहा है कि भैया जिस मकसद से ये लोग अब गवर्नमेंट में आए थे कि भाई हम तुमको नौकरियां देंगे, हम तुम्हारी बेरोजगारी दूर करेंगे, हम तुम्हारा भ्रष्टाचार दूर करेंगे, है ना। तो ये तमाम चीजें वो जो लोग लेकर के आए वो कहाँ हैं। इन्होंने होमगार्ड वगैरह लगाए, भर्ती करी, सिविल डिफेंस में भर्ती करे, कहाँ है वो योजना। वो पढ़े लिखे लोग, वो सारे लोग निकाल दिए उन्होंने, ना उनको आज तक उनको तनख्वाह दी। मतलब लोगों को, युवाओं को भी दिमाग के साथ इसने खिलवाड़ किया। तो आज वो युवा भी इस बात को समझ चुका है कि किस प्रकार से केजरीवाल हमारे दिमाग से खेल रहा है। पढ़े लिखे जो मतलब लोग ग्रेजुएशन करे हुए हैं, लोगों ने PhD करी है, MPhil करी है, वो लोग होमगार्ड की उसमें भर्ती हुए थे कि भाई रोजगार नहीं है, कुछ तो आएगा घर में, कहाँ जाए, क्योंकि रोजगार तो ये देते नहीं है, ये हिंदू मुसलमान करवाते रहेंगे। ये नोट पे लक्ष्मी गणेश की। तो वही तो मैं कह रही हूँ। देखो अब नोट पे लक्ष्मी गणेश से क्या मतलब है। लक्ष्मी गणेश अगर उसमें छपने से अगर नोट अगर किसी के घर में जाकर के भर जाते हैं खुद ही, जब तो फायदा है भाई। अगर उससे अगर समाज को, जनता को, देश को अगर कोई फायदा नहीं हो रहा तो उस पर चित्र बदलने से कोई फर्क पड़ेगा क्या। फर्क पड़ेगा रोजगार देने से। आप रोजगार दीजिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाइए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाइए। देख लीजिए कोरोना में क्या हाल हुआ। राशन की लाइन देखी हमने, GST पे नोटबंदी हुई, नोटबंदी की लाइन देखी हमने, और आपका क्या नाम है, अगर कहीं पर राशन पानी मिल रहा तो वहाँ की लाइन देखी। लेकिन हमने कोरोना में भाई जिनकी आकस्मिक मौत हुई, हमने उनकी भी लाइन देख ली। इतना भयानक मंजर हमने कोरोना के टाइम पे देख लिया। पर लेकिन शर्म आनी चाहिए उनको, गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। वर्तमान गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने क्या व्यवस्था की थी। मतलब नौजवान लोग घर के चिराग बुझ गए उनके, सिर्फ किस लिए, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया स्वास्थ्य व्यवस्था पे। MCD में बसपा को वोट क्यों करें। देखो MCD में बसपा को वोट इसलिए करना पड़ेगा, हम सब जानते हैं MCD का चुनाव क्षेत्रीय चुनाव है, क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित चुनाव है। इसलिए हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है
वो उनकी तो विचारधारा ही हमारी तो वही है, कई दबे कुचले समाज के लोगों की समस्याओं को दूर करना। क्योंकि ये बड़े बड़े लोग तो हमारी बातें सुनते नहीं है, गरीबों की बातें सुनने को तैयार है नहीं, तो सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही सहारा है, बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, जब से बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 में उनका क्या नाम है निर्माण हुआ, और तब से उससे पहले से ही माने बहन जी और मान्यवर काशीराम साहब इस संघर्ष को पूरा कंप्लीट करके लाए, तब जा करके ये इतना सारा समूह इकट्ठा करा उन्होंने। दबे कुचले लोगों को जो 6743 जो जातियों में से 700 जातियों को इकट्ठा करने का काम किया। जातियां खत्म नहीं हो जानी चाहिए? बिल्कुल जातियां खत्म होनी चाहिए। जातियां कैसे होगी खत्म? देखो जातियां जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी, ये जातिवाद वाला सिस्टम है ना, ये लोगों को उभरने ही नहीं दे रहा। लोगों को कास्ट के नाम पर लोगों को बेइज्जत करने का काम किया जाता है, उनको रोकने का काम किया जाता है, उनको एक तरह से डरा धमका करके कुचलने का काम किया जाता है। तो ये जाति व्यवस्था तो बिल्कुल खत्म नहीं, इस पे तो कभी कोई सरकार काम ही नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है ना कि जब तक जातियां रहेंगी तब तक हमारा राज रहेगा। और ये मैं कह रही हूँ, ये जातियां जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की देश के अंदर शासन सत्ता आ जाएगी ना, उस दिन देखिएगा देश के अंदर एक अलग ही सुनहरा हमारा भारत देश होगा। हमें सिर्फ उस दिन का इंतजार है कि जिस दिन हमारे लोग इस बात को समझ जाएं कि भाई बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां हैं, जो सिस्टम है, किस लिए आई है, और समझाना पड़ेगा। बिल्कुल हम समझाएंगे, और लोग समझ भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ रहे, लोगों को समझ रहे हैं और समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो फिर भाई ऐसे कुचलते रहो और अपने आप को अपन खुद भी मरते पिटते रहो और आने वाली पीढ़ी को भी मरते पिटवाते रहो। तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी कि भाई हमारा ना तो बीजेपी भला करती है, ना कांग्रेस भला करती है, ना आम आदमी भला करती है। आम आदमी तो मतलब ऐसे भोला बन करके लोगों को लूटने का काम कर रही है। लोगों को इतना भ्रामक कर दिया है इसने कि लोग मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं। पर लेकिन अब कहीं ना कहीं इनकी सारी रणनीतियां समझ में आ रही हैं। अब ये आप यही देख लो, राजेंद्र पाल गौतम जी, राजेंद्र पाल गौतम को तो बड़ा इशू था ना? नहीं, जिस तरीके से उनको अकेला छोड़ा, राजेंद्र पाल गौतम जी को अकेला छोड़ा, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ऐसा कोई भी भ्रामक उन्होंने अपना बयान नहीं दिया जिसके आधार पर उनको इस तरीके से उनका मंत्री पद उनसे लेना चाहिए था। तो ये चीज हमारे लोगों को सोचने की जरूरत है कि ये लोग हमारा कैसे यूज करते हैं। मैं तो कहती हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी भी खुद सोचें, और सोच भी रहे हैं। उनको अब समझ में भी आई होगी कि भाई मैं किस व्यक्ति के साथ खड़ा था, कि जब मुझे जरूरत थी, जब उसने पीठ दिखा दी मेरे को, और मेरा समाज ही मेरे साथ खड़ा था। और जिस पार्टी को मैंने बल दिवाया अपने समाज से, वो मेरे को पीठ दिखा गया। 10 करोड़ लोगों को बौद्धिस्ट बनाना चाह रहे हैं। नहीं तो देखो, हम तो बौद्धिस्ट तो हम हैं। 10 करोड़ के पूरा देश ही बहुत उनका टारगेट था ना 10 करोड़ 2025 में। वो केजरीवाल जी का एक 2024 का फॉर्मेट था 2025 के लिए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में। अब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्यों ना हम राजेंद्र पाल गौतम जी को एक ऐसा काम दे दें कि जिससे कि इनको दलितों को अपने उसमें एक सर्कल में और उसमें उनकी सोच को दायरे में बांध के रखे, कि लोगों को ये बताने का काम, कि देखो जी राजेंद्र पाल गौतम जी 10 लाख लोगों को या 10 करोड़ लोगों को बौद्धिस्ट बना रहे हैं। भाई एक बात बताओ, राजेंद्र पाल गौतम जी कौन होते हैं बौद्धिस्ट बनाने वाले? जो सामने वाले की विचार, उनका कहना यह था कि वो अपने पुराने घर में लेके जाए, तो बाबा साहब के मिशन के साथ। तो वो तो बाबा साहब की विचारधारा को समझ के हर कोई आज बौद्धिस्ट है। उनको, जिनको ये चीज बाबा साहब की विचारधारा जिनको समझ आ चुकी है, वो बौद्धिस्ट है आज। वो नहीं मूर्ति पूजा और पाखंड और अंधविश्वास में नहीं पढ़ रहा। आज कोई नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि आज ना तर्क वाली बात है। बुद्धि, जिसके अंदर बुद्धि विवेक है थोड़ा बहुत। ये थी हमारे साथ एडवोकेट रजनी बोझे, जो जिला प्रभारी है राजौरी गार्डन से, और काफ़ी बातें इन्होंने बताई है, बातें की हम लोगों ने कि बुद्धिज्म क्या चीज़ है। हिंदू आज परेशान किस वजह से, जबकि उन्होंने भाजपा को वोट किया था कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए, लेकिन धर्म तो उन्होंने बचा लिया, उनका घर नहीं बच पा रहा महंगाई की वजह से। 30,000 सैलरी वाला 15,000 रुपये आ गया, और 400 का सिलेंडर 1200 रुपये चलेगा। ये भी सारी इन्होंने चीज़ें बताने की आप लोगों को कोशिश की कि आपको कुछ समझना पड़ेगा कि आने वाले 4 दिसंबर 2022 को आपको क्या करना है। वो तो इन्होंने सारी बातें बताई दी।
और मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचा, क्योंकि ये वीडियो बहुजन समाज के लिए और तमाम भारतवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बातें इन्होंने डिस्कस की, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं।